डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और फार्मासिस्ट मैराथन सब्जेक्ट में आज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो आपके फार्मासिस्ट में आए हुए एमसीक्यू हैं, इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इनका प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट आपके 15 का क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, डियोडिनम इन द सिचुएटेड। डियोडिनम का आपका लोकेशन पूछ रहा है और आपके ऑप्शन है फर्स्ट एट अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड आपका नियर द लंग्स के पास होगा कि ब्रेन के पास होगा कि टेल एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। तो एक बार जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका जीआईटी से आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपका जीआईटी का एक डायग्राम बना दूं तो ये आपका इसोफेगस हो गया, ये आपका स्टमक वाला पार्ट, और ये आपका हो गया ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम क्या, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो आपका डियोडिनम है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। देखिए जैसा कि ये आपका स्टमक है आपका, और स्टमक के बाद देखिए ये जो आपको सी कर्व का जो कर्वेचर नज़र आ रहा है सी टाइप से, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका डियोडिनम वाला पार्ट। मतलब ये जितने भी पार्ट हैं वो किसके पार्ट हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है यहाँ पर। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका डियोडिनम, जो कि सी कर्व होगा। इसका शेप कैसे होता है, सी कर्व। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इलियम। इसको क्या बोलते हैं, इलियम। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डियोडिनम कहाँ सिचुएटेड होता है, तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डियोडिनम। मिडिल वाला पार्ट को बोलते हैं जेजुनम। और इसका जो लोएस्ट पार्ट होता है ये वाला होता है द टेल ऑफ द एंड ऑफ द इंटेस्टाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं आपका शेप भी पूछता है, ठीक है, कि सीट शेप का क्या है आपका डायग्राम है, ठीक है। सी टाइप से आपका डायग्राम है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि स्टोमक, रेलवे में ही एग्जाम में आया हुआ था आपका कि आपका स्टोमक का शेप कैसे रहेगा। तो देखिए स्टोमक का शेप कैसे नजर आ रहा है, जे शेप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, स्टोमक। तो स्टोमक का शेप देखिए ये आपका जे शेप का है, ये याद रखना स्टोमक का। और ये जो आपका, ठीक है, डियोडिनम वाला पार्ट है ये आपका सी टाइप का है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलिसमैन ऑफ द एब्डोमिनल इज। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में ही पता चलेगा, ठीक है। इसको कहीं पर आपको इस तरीके का आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा कि पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन, हमारे पेट का बोल सकते हैं, पोलिसमैन किसको बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है, ये होता है आपका ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम को हम क्या बोलते हैं, आपका पोलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन। चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में इसको और भी समझते हैं कि ये आपका ओमेन, ठीक है, ओमेंटम क्या होता है आपका। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेनेशन में आपका और भी क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो आपका, ठीक है, ये आपका कौन सा वाला पार्ट हो गया, स्टमक वाला पार्ट। और यहाँ पर आपका इलियम वाला पार्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होंगे। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट को ये कवर करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओमेंटा मतलब क्या होता है, इट इज द फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। यहाँ पर देखिए पेरिटोनियम मतलब क्या होता है, जो आपके स्टमक की लाइनिंग बनाएगा, ठीक है, जो स्टमक की लाइनिंग बनाएगा। जैसे ये हमारा, ठीक है, ये आपका स्टमक है, तो स्टमक का जो लाइनिंग बनाएगा, ये वाला लाइनिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो ये क्या बोल रहा है, आपका जो ओमेंटा है ये आपका फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम दैट कनेक्ट द स्टमक एंड अदर विसेरल, ठीक है। मतलब अदर जो ऑर्गन होते हैं इसके नीचे आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इनको कवरिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये है आपका, सिंपल से याद रखना आपको, ओमेंटम क्या होता है, पोलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन होता है, जो कि बेसिकली क्या है, एक फैटी लेयर का डबल लेयर है, ठीक है। फैटी एसिड का क्या है, एक डबल लेयर है, ठीक है। फैटी टिश्यू का एक लेयर है, समझ लीजिए, दैट कवर एंड सपोर्ट द इंटेस्टाइन एंड ऑर्गन इन द लोअर, ठीक है। जो हमारे लोअर पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट में क्या आपका, जैसे आपका स्टमक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये हमारे लोअर पार्ट होते हैं जीआईटी को। तो इनको कवर करने के लिए एक क्या है, एक डबल लेयर होता है फैटी टिश्यू का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेंटम। और ये क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। जैसे हमको प्रोटेक्शन देता है कि नहीं पुलिस जो है, पुलिसमैन, वैसे समझना कि अपने को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। हमारे
इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है, प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपसे आया हुआ था राजस्थान फार्मासिस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज वेयर एज काउ कैन डू सो। इसके पीछे आपको रीजन बताना है कि हम आपका सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है? बेसिकली सेल्यूलोज आपका पॉलीसेक्राइड है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जिसको हमारे बॉडी आपका डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन काउ में ऐसा क्या है कि जो इसको डाइजेस्ट कर जाता है, और ये भी आपका आरआरबी 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो आपके काउ के जो जीआईटी होती है, या फिर उसको बोल सकते हैं गट, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके बैक्टीरियल देन केपेबल ऑफ द डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज किस में मिलते हैं आपको? जो घास वगैरह होता है, घास फूस जो जानते हैं ना, उसी में क्या मिलता है? आपका सेल्यूलोज मिलता है। तो हम तो नहीं खाते घास वगैरह जो चीज़ है, हम तो पका हुआ चीज़ खाते हैं, पका के खाते हैं, कुक करके खाते हैं, ठीक है। तो हम में प्रेजेंट नहीं होता सेल्यूलोज, बट काऊ जो होते हैं ये आपके पेड़ पौधों को उसी फॉर्म में खा लेते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। तो उनके गट में, मतलब उनके जीआईटी में क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया एंड केपेबल ऑफ द डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। पहले हम भी खाते थे, ठीक है, पहले के ज़माने में आप देखोगे, ठीक है, जब आपने कुछ पढ़ा होगा तो हम भी, हमारे में भी क्या है? एक अपेंडिक्स वाला पार्ट है। तो अपेंडिक्स का मेन काम क्या होता था हमारा, ठीक है, जो आज के टाइम पे वेस्टेजियस ऑर्गन है हमारे लिए, लेकिन पहले के टाइम पे उस अपेंडिक्स का काम होता है सेल्यूलोज का डाइजेशन करना। पहले देखना हम लोग ज़्यादा आदिवासी के समय में, आप लोग समझिए, ठीक है, उस समय में क्या होता है? पेड़ वगैरह पत्ता वगैरह भी हम भी खा लेते थे, तो उसको भी हम डाइजेस्ट कर जाते थे, ठीक है। तो उसको पीछे रीज़न क्या था? हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का जो आपका सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है, वहीं पर प्रेजेंट होता है आपका अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का मेन काम यही था कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। बट आज के टाइम तो हम पका पका के खा रहे हैं, ठीक है, तो आज के टाइम पे इसका ही वेस्टेजियस ऑर्गन है, और अब हम कुछ खाएंगे क्योंकि इवोल्यूशन हो चुका है ना हम में, तो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट जो है? देखिए और एक्सप्लेनेशन में मैं आपको और भी अच्छे से बता देता हूँ चीज़ों को। देखिए ये आपका क्या है? काऊ, ठीक है, हमारा बॉडी देखिए, काऊ का बॉडी देखिए, ठीक है, ये हमारा, ये काऊ का आपका क्या है? गट, गट या फिर बोल सकते हैं जीआईटी। जैसे हमारा जीआईटी होता है, जैसे मैंने भी बना के बताया हुआ था आपको जीआईटी। तो देखिए इनका जो आपका गट वाला पोर्शन होता है काऊ का, तो काऊ में देखिए क्या होता है? आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब इनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? इनको एक घर चाहिए, ठीक है, और ताकि हमको भी फ़ायदा हो और आपके बैक्टीरिया को भी फ़ायदा हो। तो हमारा बॉडी, जैसे हमारे भी क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हमारे बॉडी ने क्या दिया हुआ है? घर दिया हुआ है। उसके बदले हमको क्या देते हैं? हमारे जितने भी वेस्टेज चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म करने के बाद, या फिर कुछ विटामिन वगैरह का ये सिंथेसिस करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, जो हमारे कोलोन में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो साथ साथ चलते हैं। इट प्रेजेंट इन द गट ऑफ द कैटल, इट हेल्प टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज रिच मिल, ठीक है। सेल्यूलोज रिच मिल में आपको सेल्यूलोज को डाइजेशन में हेल्प करता है आपका, क्योंकि उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। इसका नाम देखिए आपका रूमिनोकोकस, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का नाम है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनके रूमेन वाला पार्ट पे, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया, ये आपका काऊ का रूमेन वाला पार्ट है, यहीं पर प्रेजेंट होता है आपका रूमिनोकोकस बैक्टीरिया, जो कि इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज नाम का इंजाइम, जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, और हमारे बॉडी में ये इंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, सेल्यूलोज इंजाइम। तो इसका तो ब्रेक ही डाउन नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखो सेल्यूलोज इसका ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में, लेकिन हमारे में तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, फिर देखिए आरआरबी में और इसरो फार्मासिस्ट में आया हुआ है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम्स आया हुआ है, अभी रिसेंट में इसरो फार्मासिस्ट में, आरआरबी में आया हुआ था, और पूछ रहा है कि बॉयल का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो इसका सिंपल सा है आपका लीवर, ठीक है। बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर करेगा, लेकिन कभी भी लीवर इसको स्टोर नहीं करता, ये बात याद रखना। इसको स्टोर कौन करता है? आपका गॉल ब्लैडर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपका बाइल जूस का सिक्रेशन कौन करता है? तो बाइल जूस का सिक्रेशन आपका लीवर करेगा, लेकिन इसका स्टोरेज की बात करूं तो इसका स्टोरेज कहां पर होता है? बाइल जूस का स्टोरेज कहां पर होगा? गॉल ब्लैडर में। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। लीवर का काम बनाना, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस कहां पर होगा? लीवर में, और इसको स्टोर करने का काम होता है गॉल
ब्लैडर में। कई बार इसी में क्या हो जाता है, स्टोन की प्रॉब्लम होगा तो इसको भी हटा दिया जाता है। जैसे किडनी में स्टोन होता है वैसे ही इस गॉल ब्लैडर में भी क्या होता है, स्टोन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार ऑपरेशन करके इसको भी निकाल दिए जाते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए जो ठीक है वेस्टेज वाली चीज़ें होती है, लाइक आपका अपेंडिक्स का आपने ऑपरेशन सुना होगा, जैसा अभी मैंने बताया अपेंडिक्स हमारे वेस्टिजियन आर्गन। आज के टाइम पे हम पका वाला चीज़ें खाते हैं, घास फूस तो खाते नहीं है, तो वो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, तो इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। कई बार उसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन भी फैल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका ये गॉल ब्लैडर है, इसका काम था स्टोर करने के लिए, लेकिन कई बार इसमें स्टोन हो जाता है जिसकी वजह से इसको ऑपरेशन करके बॉडी से रिमूव किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को आते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, पूछ सकता है आपको स्प्लीन। स्प्लीन का काम क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इससे दो क्वेश्चन पूछता है। इसको ब्लड बैंक बोलते हैं, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक किसको बोलेंगे, पहला क्वेश्चन, तो आपका आंसर होगा स्प्लीन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, ग्रेवयार्ड बोल रहे हैं तो ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है, स्प्लीन। ठीक है, 120 डे के बाद आपका आरबीसी इसी मतलब स्प्लीन में जाके क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ये इसी को और बोलते हैं ब्लड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाइल इज सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। स्टोर गॉल ब्लैडर में बनाने का काम लीवर करेगा। नेक्स्ट, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। ये भी आपका आरआरबी का ही क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे एचएपी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्पेशली मैं बात करूँ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो देखिए आपका जो लीवर है इसमें डुअल ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, आपके लीवर में डुअल ब्लड की सप्लाई होगी। जैसा ये आपका स्ट्रक्चर मैं बना दूं, ये आपका जीआईटी, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका लीवर जो है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, लीवर। तो देखिए लीवर में आपका डुअल आपकी ब्लड की सप्लाई होगी। पहला सप्लाई क्या होगा आपका, यहाँ पर से देखना स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एक इसमें क्या जुड़ता है आपका, एक आर्टरी जुड़ता है। इसका नाम क्या, इसी को बोलते हैं पोर्टल वेन। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे हम डियर्स, इसको पोर्टल वेन बोलते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, पोर्टल वेन। आपने नाम सुना होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ आप खाओगे, यहाँ से आप जीआईटी से कुछ भी चीज़ खाओगे तो किस में चला जाएगा, उसका कुछ पार्ट आपके लीवर के पास पहुँच जाएगा, और वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई भी चीज़ लीवर के पास कैसे पहुँच गया, ये आपके पोर्टल वेन के थ्रू पहुँच गया। किसके थ्रू पहुँच गया, पोर्टल वेन के थ्रू। और आपके इस लीवर को, ये लीवर आपका क्या है, बेसिकली एक आपका आर्गन है। तो इस आर्गन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इसको सप्लाई कौन करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, आपके हिपेटिक आर्टरी। तो हिपेटिक आर्टरी के थ्रू आपके लीवर को क्या मिलेगा, हिपेटिक आर्टरी के थ्रू आपके लीवर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो ये इसमें डुअल सप्लाई हुआ कि नहीं, एक तो पोर्टल वेन मिल गया जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड को कहाँ पर लेके आएगा, या जो भी चीज़ आप खाओगे उसको कहाँ पर लेके आएगा, लीवर के पास लाएगा। और दूसरा होता है आपका हिपेटिक आर्टरी, और हिपेटिक मतलब क्या होता है, लीवर होता है। जैसे कार्डियक मतलब हार्ट होता है, पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, रिनल का मतलब किडनी होता है, वैसे हिपेटिक मतलब लीवर होता है। तो हिपेटिक आर्टरी मतलब ऐसा ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है आपके लीवर को। और सेकंड चीज़ आपको याद रखना है पोर्टल वेन, जहाँ से जो किससे जुड़ा होता है, आपके जीआईटी वाले पार्ट से, और जो डायरेक्ट आपके किसके लेकर जाएगा, लीवर के पास लेकर जाएगा जो भी चीज़ आप खाओगे। तभी बोला जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करोगे कोई भी चीज़ या ड्रग्स, तो उसका कभी भी 100% बायोबिलिटीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीवर ही उसका 20 से 30% पोर्शन को मेटाबोलाइट कर देगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो क्लियर हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टल वेन। ठीक है, ये इसका पोर्टल वेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मेजर की बात कर रहे हैं ना, तो मेजर में आपका पोर्टल वेन। देखिए मेजर की बात करूं तो देखिए लीवर में हिपेटी पोर्टल वेन सप्लाई द 70% ऑफ द ब्लड टू द लीवर, मतलब पोर्टल वेन से आपको 70% ब्लड लेता है आपका लीवर जो है। जबकि हिपेटिक आर्टरी से बात करें तो इसमें सिर्फ आपका 20% पोर्शन हुआ, मतलब 100% ब्लड की सप्लाई हो रही है जैसे आपके लीवर को, तो यहाँ से 75% आपका पोर्टल वेन के थ्रू सप्लाई होगा, और 25% रिमेनिंग किससे सप्लाई होगा, हिपेटिक आर्टरी से। क्लियर हुआ, और हिपेटिक आर्टरी का
काम होता है, ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर करेगा, ठीक है, जनरल सर्कुलेशन के थ्रू। और जो हिपेटिक पोर्टल वेन है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जाएगा चीजों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गॉल ब्लैडर इज द लोकेटेड एट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बट ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसके एनाटॉमिकल पोजीशन से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि गॉल ब्लैडर का लोकेशन कहाँ पर होगा। वैसे तो अभी मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, बाइल एसिड का स्टोरेज करना, और बाइल एसिड बनाता कौन है, आपका लीवर, तो लीवर के पास में होगा। बट यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, जो आपका CGSS 2018 का ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो लीवर के पास होगा। और अभी मैंने क्या बताया, लीवर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके बॉडी के राइट साइड प्रेजेंट होता है और स्टोमक के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसा आप डायग्राम में देखोगे तो और भी आपको और भी क्लियर होगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। वैसे देख सकते हो आप, देखिए लोकेशन देखिए आपका, ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में देखिए क्या क्या प्रेजेंट होता है। अपर पार्ट में आपको लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर होगा, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है। ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड में आपका क्या प्रेजेंट होता है, कुछ पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और डियोडिनम वाले पार्ट प्रेजेंट होता है। नीचे वाले पार्ट की मैं बात करूं तो आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। सबसे नीचे में क्या प्रेजेंट होगा आपके, ठीक है, ये आपका स्टोमक है। तो स्टोमक देखिए, ये आपका समझिए, ये यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर लंग्स है। तो लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है आपका हार्ट, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक आपका डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे स्टार्ट हो जाता है आपका एब्डोमिनल कैविटी। और तो लीवर कहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए लीवर कहाँ पर प्रेजेंट है आपका, इस एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में एक साइड में क्या है आपका स्टोमक है, तो स्टोमक के साइड में थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है आपका लीवर, और लीवर के जस्ट पास प्रेजेंट होगा आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इसका राइट लंबर रीजन, ठीक है। जैसे मैं पीछे से बात करूं तो ये आपका सर्वाइकल, ये आपका थोरेसिक, और ये राइट साइड प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लंबर। क्लियर हो गया। ये स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको सर्वाइकल बोलते हैं, चेस्ट रीजन को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक, और थोरेसिक के नीचे वाला रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका लंबर। तो लंबर रीजन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, लंबर रीजन के राइट साइड में प्रेजेंट होगा। थोरेसिक रीजन में तो आपका चेस्ट प्रेजेंट होगा, तो होगा ही नहीं आपका ऑप्शन में, ठीक है। क्लियर हुआ चीजें। चलिए, ये तो इलियक सबसे नीचे वाला लेयर हो गया, इसमें तो होगा ही नहीं, और ये सबसे टॉप वाला लेयर हो गया, तो बीच में आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पर आपका, ठीक है, कमर वाले रीजन पे समझिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज द प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड एंड द पेंक्रियास, ठीक है। इसमें एक कॉमन एंजाइम है जो आपके पेंक्रियास में प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ आपके माउथ में प्रेजेंट होगा। माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके 3 पेयर, माउथ में आपके 3 क्या होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड हो गया आपका, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं आपके। तो यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ग्लैंड प्रोड्यूस डाइजेस्टिव इन द सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है और पेंक्रियास में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका एमाइलेज। एमाइलेज जो आपका एंजाइम होगा जो आपके स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसका काम क्या होता है आपका, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो देखिए हम लोग जब इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो हम क्या पीते हैं, ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोन डी में कहीं ना कहीं पर आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है, मतलब मुंह से ही क्या होता है, माउथ से ही आपका डाइजेशन होने स्टार्ट हो जाता है, तभी इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं, क्योंकि माउथ में आपका कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, यही एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हुआ। तो यहीं से इसका डाइजेशन होगा तो इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाएगा। यहाँ से सपोज कुछ पोर्शन आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो हमारे नीचे में क्या प्रेजेंट होता है आपका, जैसे आपका जीआईटी। तो जीआईटी में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक आपका, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पेंक्रियास। तो इस पेंक्रियास में आपका रिलीज होता है क्या, एमाइलेज। तो एमाइलेज 2 जगह से रिलीज होगा, एक आपका माउथ में, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से, और एक आपका पेंक्रियास से भी रिलीज होता है। क्लियर। तो इसका ये बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है 2022 का, आपको याद करना है इसको, ठीक है। और एंजाइम की बात करें, टाइलिन एंजाइम भी आपके, ठीक है, टाइलिन एंजाइम का भी डाइजेशन मतलब ये भी आपके माउथ में ही प्रेजेंट होंगे। पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। लाइपेज एंजाइम आपका, ये भी आपका लीवर रिलीज करता है। लाइपेज एंजाइम को भी क्या करता है, लीवर। जो पेप्सिन होगा वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, लाइपेज जो एंजाइम है वो लिपिड के डाइजेशन में आपका हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, एमाइलेज इज द डाइजेस्टिव एंजाइम, इट सीक्रेटेड सलाइवरी ग्लैंड एंड पेंक्रियास। इसका काम क्या होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करना और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देना, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिले, इंस्टेंट एनर्जी। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी आपका 2080 CGMS दिल्ली से क्वेश्चन है फार्मासिस्ट का। देखिए द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन स्टोमक इज द सीक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ द सेल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टोमक रीजन से क्या रिलीज होता है, आपका HCl रिलीज होता है। और HCl यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका यहाँ पर होता है आपका पेराइटल सेल। ठीक है, सेल का नाम क्या है, आपका पेराइटल सेल, जिसका लोकेशन कहाँ पर होगा, आपके स्टोमक रीजन पे होगा। ठीक है, पेराइटल सेल। और इसी पेराइटल सेल से क्या रिलीज होता है, आपका HCl। मेनी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है कि स्टोमक में क्या होता है, HCl होता है, गैस्ट्रिक HCl। तो ये कहाँ से बनता है, तो पेराइटल सेल में बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पेराइटल सेल। यहाँ पर HCl का प्रोडक्शन होता है। और भी देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन में। ये वाला चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। आपका जो म्यूकस है, ठीक है, हमारे स्टोमक में क्या रिलीज हो रहा है, हमारे स्टोमक में HCl रिलीज हो रहा है, लेकिन कभी भी हमारे स्टोमक के वालों को ये अफेक्ट नहीं करता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारा जो ग्लोबुलेट सेल है ये क्या रिलीज कर देता है, म्यूकस रिलीज कर देगा। और म्यूकस की वजह से जो हमारा स्टोमक का जो लाइनिंग है आपका, ठीक है, ये स्टोमक का जो आपका लाइनिंग है क्या होता है, आपका प्रोटेक्ट होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, तो ग्लोबुलेट सेल के थ्रू होगा। अभी जैसे हमने बताया आपको, गैस्ट्रिक एसिड जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, स्टोमक के पेराइटल सेल से। ठीक है, जो आपका चिप सेल प्रेजेंट होता है, यहाँ से कौन सा एंजाइम बनेगा, पेप्सिनोजन। ये नेगेटिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, आपका पेप्सिन। इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ से होता है, आपका चिप सेल ऑफ द स्टोमक से होगा, जिसका पहले इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है, पेप्सिनोजन। जब HCl के प्रेजेंस में क्या किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में, जो कि आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन में। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन में। बट इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, आपका HCl। ये बात याद रखना। डी सेल से क्या रिलीज होता है, आपका सोमेटोस्टेटिन, जो इन एसिड के सिक्रेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और साथ ही साथ आपको याद रखना, जी सेल का काम क्या होता है, गैस्ट्रिन का रिलीज करना। ठीक है, हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिन भी रिलीज होता है, हमारे स्टोमक में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होते हैं, हमारे स्टोमक में HCl रिलीज होता है। ठीक है, हमारे स्टोमक में म्यूसिन रिलीज होगा। तो ये सब के लिए अलग अलग सेल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन अडल्ट्स इंसीजर मेक अप द मेजोरिटी ऑफ द टीथ, टोटल नंबर ऑफ द इंसीजर। ये आपका, ठीक है, बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है, जो आपके डेंटल से क्वेश्चन पूछा गया, हमारे टीथ से क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारे टीथ में कितने आपके होते हैं, आपका, ठीक है, एक होता है आपका इंसीजर्स होता है, जिसका काम क्या होता है, कटिंग का काम होता है। इसका काम क्या होता है, कटिंग। उसके बाद क्या होता है, इंसीजर के बाद आपका केनाइन होगा। आपका केनाइन का नाम होता है टीयरिंग, फाड़ने का काम करता है, समझ लीजिए चीज़ें। उसके बाद आपका प्री मोलर और उसके बाद होता है मोलर टीथ। ये सब टीथ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये आपके टीथ हैं। तो 4 टाइप से टीथ मिलेगा, 1 2 3 4। एक पोलर टीथ होता है, इन दोनों का काम क्या होता है, आपका, ये आपके, ठीक है, चिविंग करने का काम करता है, चबाने वगैरह का काम तो यही दोनों करता है आपका। ठीक है, आपका जो भी फूड मटेरियल लेंगे, इसका काम होता है फाड़ने का काम करेगा। और ये जो आपका लॉयन है, लॉयन या फिर बोल सकते हैं डॉग में देखना इस तरीके से निकला रहता है, डॉग का जो है, इसी को बोलते हैं केनाइन। ठीक है, जिन लोग का नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो आपके डॉग हो गए, या फिर मैं बात करूं जो लॉयन वगैरह हो गया, तो उनमें देखना ये वाला जो दांत ये वाला जो टीथ होता है उनका, ये टीथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, उसको टीयरिंग करने के लिए, ठीक है, फाड़ने के लिए होता है। और इसका काम क्या होता है, इंसीजर, इसका काम होता है कटिंग करने के लिए। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग का आपको जो टीथ नज़र आ रहा है ना, ये वाला 4 दांत, इधर वाला जो दांत है, इनका टीथ का काम क्या होता है, ये आपका इंसीजर मतलब कटिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे चूहों को देखना आप लोग घर में कटिंग करते रहते हैं कि नहीं किसी चीज़ को, वही है, उसी तरह से याद रखना। और इन दोनों का काम होता है आपका ग्लाइंडिंग करना। इनका काम क्या है, ग्लाइंड करना। ठीक है, मस्त से एकदम ग्लाइंड करने का काम कौन करता है, आपका ये दोनों। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे इंसीजर टोटल कितने होते हैं, तो टोटल हो गए आपके 8 होते हैं। टोटल इंसीजर कितने होते हैं, आपके 8। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये सब आपके टीथ है। तो देखिए इंसीजर कितने होते हैं, 4। अपर में ऊपर साइड 4, तो नीचे साइड में क्या होगा, इसको बोलते हैं आपका मैक्सिला, इसको बोलते हैं मैंडिबल। तो जितने अपर में रहेंगे उतने ही तो नीचे में रहेंगे। टोटल कितने होते हैं एक अडल्ट में, 32। बच्चों में कितना होता है, 20। तो इसी को तो बताया गया यहाँ पर। देखिए इंसीजर कितना होता है, 4। इंसीजर का यदि मैं नंबर की बात करूँ तो इंसीजर आपका 4 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सामने का जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका
इंसीजर, उसके बाद केनाइन, ठीक है, केनाइन वाला ये वाला टीथ को क्या बोलते हैं, केनाइन। उसके बाद आपका मोलर, अब मोलर के बाद आपको प्री मोलर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका सेकेंडरी, मतलब ये आपका मोलर, ये आपका के इंसीजर, इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर है। ये आपका केनाइन है, इंसीजर है, केनाइन है। उसके बाद ये दोनों आपका प्री मोलर है, इसको बोलते हैं प्री मोलर। ये 3 आपका प्री मोलर, 2 आपका प्री मोलर और 3 आपका क्या हो गया, ये आपका मोलर टीथ है, ये मोलर टीथ। ये बच्चों का है, बच्चों में आपका प्री मोलर अब्सेंट होता है, ये बात याद रखना, बच्चों में प्री मोलर और थर्ड मोलर, ठीक है, प्री मोलर और जो सबसे लास्ट में होता है ना थर्ड मोलर, ये अब्सेंट होता है, ये अडल्ट में बताया गया है। तो अडल्ट में 4 आपके इंसीजर और एक कहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया, केनाइन, 2 आपका केनाइन और यहाँ पर फिर 4 आपका क्या हो जाएगा, प्री मोलर और ये आपका 3, 3, 6 क्या हो गया, इसमें आपका मोलर वाला पार्ट होता है। क्लियर। चलिए ये आप पर नीचे में देख सकते हैं इनका लोकेशन को, कौन से कलर में किस चीज़ को बताया गया है। एक बार डेंटल फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, डेंटल फार्मूला भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो अडल्ट की मैं बात करूँ, अडल्ट में डेंटल फार्मूला क्या होता है आपका, डेंटल फार्मूला, तो डेंटल फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। तो डेंटल फार्मूला होता है आपका 2123 डिवाइडेड बाई 2123। यहाँ पर 2 क्या बता रहा है आपको, 2 इंसीजर, ये आपका केनाइन, ये आपका प्रीमोलर और ये आपका मोलर, ठीक है। ये एक साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जैसे आपका टीथ है तो टीथ का ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जैसे कितना हो गया टोटल, ये 8 हो गया ना, टोटल आपका 8, नीचे भी कितना 8, तो इसी को डबल कर दो। इस एक साइड की मैं बात कर रहा हूँ, इस साइड के, तो इतना यहाँ पर जितना होगा वो यहाँ पर भी तो उतना ही होगा, नीचे में भी तो उतना ही होगा और यहाँ पर भी उतना ही होगा। क्लियर हो गया। तो एक साइड की बात कर रहा हूँ, तो ये 2123 डिवाइडेड बाई 2123, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 32 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फंक्शन ऑफ द लिवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है आपका, HPSSC 2022 का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से लीवर का फंक्शन कौन सा नहीं है। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्या इसका आंसर आएगा, स्टोरेज साइट फॉर द विटामिन, बिल्कुल सही है। जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, इसका एग्जाम्पल क्या है, ADEK। ये जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनका स्टोरेज कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, क्योंकि लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब ऑयल प्रेजेंट होते हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपके वहीं पर जाके स्टोर होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ द साइट फॉर द मेटाबॉलिज्म, यही तो इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं इनको डिटॉक्स करने का काम कौन करता है, लीवर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकागॉन, ये फंक्शन है आपका पैंक्रियास का, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन कौन करता है आपका, पैंक्रियास, पैंक्रियास का अल्फा सेल करेगा, पैंक्रियास का अल्फा सेल, तो ये आपका लीवर का काम नहीं है, ये आपका पैंक्रियास का काम है, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब चीज़ें आपका लीवर का फंक्शन है, ठीक है। और भी देख सकते हैं लीवर के और काम क्या होता है आपके, ठीक है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आपका हेल्प करेगा और विटामिन के स्टोरेज में भी हेल्प करता है आपका लीवर जो है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट को बात करते हैं आपका, ये आपके फिर से क्वेश्चन आ गया आपके टीथ से ही, ये आपका 19 का क्वेश्चन है। द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी इज, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोन नहीं होगा आंसर, ये बात याद रखना है। बोन से भी ज़्यादा एक हार्ड होता है, उसका नाम क्या है आपका, इनामेल, ठीक है। जैसे मैं आपका टीथ बना दें, तो टीथ का जो अपर वाला जो आपको विजिबल है, टीथ का जो वाइटिश लेयर है, टीथ का जो वाइटिश लेयर है जिसकी वजह से हमारा टीथ क्या है, एकदम वाइट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल, और यही हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका केविटी फाइटर है, यदि ये वाला लेयर में तो कुछ प्रॉब्लम आएगा तो केविटी की प्रॉब्लम फिर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका यही इसका हार्डेस्ट पार्ट हो जाएगा, जो आपको विजिबल है आपका, ठीक है, वाइटिश लेयर जो नज़र आ रहा है वही क्या है आपका इनेमल लेयर है, जो सबसे आपका लार्जेस्ट हार्डेस्ट पार्ट है, क्या है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। बचपन से अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डेली पूरे लाइफ टाइम क्या करते हैं, ब्रश कर रहते हैं, फिर भी ये आपका लेयर ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि हार्ड है, खुद सोच सकते हैं, रोज़ का ब्रश कर रहे हैं सुबह शाम, फिर इसके बाद भी ये लेयर ख़राब होने वाला नहीं है। और यदि ये ख़राब हो गया लेयर, इनेमल लेयर में यदि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, केविटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके बाद हमको सेंसोडाइन कोलगेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ेगा।
चलिए ठीक है, ये आपका देखिए हेल्दी टीथ है, कितना वाइट है, और ये देखिए टूथ डिके में इस तरीके से येलोविश लेयर आ जाएगा, और येलोविश लेयर आएगा मतलब सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ खाओगे गाजर वगैरह तो इस तरीके का हेल्दी टीथ देखने को मिलेगा, फ्रूट खाओगे तो, और ये देखिए पिज्जा बर्गर खाओगे तो इस तरीके से टूथ डिके की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, ये आपके इनेमल लेयर को ख़राब करता है, जो आपके ये सब फूडीज जंक फूड वाली चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गया? इसके वजह से ये कैविटी से फाइट करता है और आपके टीथ को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, और यदि सेकेंड बात करूँ, ठीक है, इसके नीचे में क्या प्रेजेंट होता है आपका डेंटाइन। ठीक है, इसी के नीचे में क्या प्रेजेंट होगा, डेंटाइन का लेयर होता है। ठीक है, जो डेंटाइन का लेयर होगा, इनेमल के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डेंटाइन, और डेंटाइन आपका ये सपोर्ट करने का काम करता है टीथ को, और इसका काम ये क्या है आपका सेकेंड हार्डेस्ट होता है। ठीक है, सेकेंड हार्डेस्ट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डेंटाइन। तो सबसे पहला में किस में आ जाएगा, हार्डेस्ट मटेरियल बॉडी का आपका इनामल। इनामल के बाद इसके अंदर जो सपोर्ट करने वाला टिश्यू है इसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। तो सेकेंड आपका डेंटाइन। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या होता है, तो लिगामेंट का काम होता है ये आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये आपके बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो बोन को बोन से ज्वाइंट करने का काम कौन करता है, आपका लिगामेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा टेंडन। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको भी याद रखना। ठीक है, बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन। बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट। भूल जाओगे तो बबली को याद रख लेना। ठीक है, भूल जाओगे तो किसको याद रखना है, बबली। बोन बोन, ली से लिगामेंट। क्लियर? और ये बोन तो हार्ड है ही, बट इनामल सबसे ज़्यादा हार्ड है, इनामल लेयर। नेक्स्ट, इंसुलिन इन द सिंथेसाइज इन विच सेल ऑफ द पेंक्रियास। ठीक है, पेंक्रियास में अल्फा सेल प्रेजेंट होता है, बीटा सेल, डेल्टा सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो आपके पेंक्रियास से रिलीज होगा, और यही आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। इसका मेन काम क्या है, वर्क की मैं बात करूँ तो ये आपकी शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसकी डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होता है, इसी की कमी की वजह से, इसी की डिफिशियंसी की वजह से लोगों में आजकल क्या प्रॉब्लम आ रहा है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, शुगर की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम क्यों हो रहा है लोगों को आजकल, इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से। तो ये कहाँ पर बनता है, पेंक्रियास के बीटा सेल में। पेंक्रियास के बीटा सेल में आपका इंसुलिन हार्मोन्स का रिलीज होगा, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ मेलिटस की प्रॉब्लम लोगों में देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे। उसके बाद देखना हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंक्रियास के अल्फा सेल से क्या रिलीज होगा, तो ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स रिलीज होता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, तो ये आपका पेंक्रियास के अल्फा सेल से। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है, सोमेटोस्टेटिन। तो सभी चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये पेंक्रियास में तीनों प्रेजेंट होता है। यहाँ से इंसुलिन, यहाँ से क्या रिलीज होता है आपका इंसुलिन, यहाँ से ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेवल फॉल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराने का काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इंक्रीज द शुगर लेवल। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराने का काम करेगा। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है शुगर लेवल को, ये डिक्रीज करेगा शुगर लेवल को, और ये इन दोनों के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इन दोनों पे कंट्रोल करता है। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन का काम क्या होता है, इन दोनों पे कंट्रोल करता है, या फिर बोल सकते हैं इन दोनों हार्मोन्स की एक्टिविटी पे कंट्रोल करता है आपका सोमेटोस्टेटिन जो है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट, द स्लाइवरी एंजाइम कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द शुगर बिफोर फूड इज द स्वॉलोड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी एंजाइम लग रहा है जो कि आपका स्टार्च का डाइजेशन करेगा। तो इसका एग्जांपल जो आपके माउथ में प्रेजेंट होगा, और माउथ में क्या प्रेजेंट होता है आपका, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है आपका शुगर में, एक अमाइलेज हमने नाम सुना हुआ था। ठीक है, जो पेंक्रियास से भी रिलीज होता है और स्लाइवरी ग्लैंड में भी। वैसे ही आपको याद रखना, टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? बाकी गैस्ट्रिन या आपके स्टमक में मिलेगा, पेप्सिन या आपके स्टमक में मिलेगा,
और ट्रिप्सिन जो कि आपके पैंक्रियाटिक जूस में देखने को मिलेगा। तो यही आपके माउथ में प्रेजेंट होता है, और माउथ में क्या प्रेजेंट होता है आपका सलाइवरी एंजाइम, ठीक है, जो कि आपका टाइलिन एंजाइम का क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इसी को मतलब टाइलिन एंजाइम, टाइलिन आपका क्या बेसिकली आपका एक सलाइवरी एंजाइम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन टेक प्लेस इन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका DSSSB 19 का आपका क्वेश्चन है कि आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डियोडिनम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डियोडिनम किसका पार्ट होता है, आपका अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को बोलते हैं। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डियोडिनम, जो कि सी टाइप से रहेगा। और यहीं पर क्या होता है आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। और आयरन से आगे चल के क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो काफ़ी हेल्प करता है आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। तो जो भी हम लोग आयरन रिसोर्स लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले पार्ट से। ठीक है, चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में स्टोमक में नहीं होगा, ये बात याद रखना है आपको। जो सी टाइप से दिख रहा है आपको, ठीक है, आपका डियोडिनम यहाँ से आपका फेरिक के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका फेरिक स्टेट फॉर्म में ये आयोनाइज हो जाएगा और ये आपका फेरिक के फॉर्म में ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच आयरन एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडाइज्ड और फेरिक आयन की स्टेट में आपको बॉडी में डियोडिनम के थ्रू आपके बॉडी में या फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द टर्म डिग्लूटिशन इज रिलेटेड टू द, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे आया है ESIC फार्मासिस्ट 2019 का। ठीक है, डिग्लूटिशन मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं निगलना। जब आप कुछ खाते तो निगलते हो कि नहीं, जैसे अजगर निकल लेता है किसी चीज़ को, वैसे ही समझिए। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं टू स्वॉलो अप। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम क्या है, स्वॉलोइंग। ठीक है, जैसे बोलते हैं टेबलेट को स्वॉलोइंग कर लो करे, तो स्वॉलोइंग मतलब किसी चीज़ को निगलना। या खाना को हम लोग कई बार अच्छा कुछ रहता है तो हम बिना चबाए उसको निगल लेते हैं आपका। ठीक है, तो यही है आपका डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन मतलब होता है आपका स्वॉलोइंग, इसी का दूसरा नाम क्या है आपका स्वॉलोइंग। क्लियर हुआ? इसमें हम लोग मास्टिकेशन मतलब क्या होता है, चबाना, तो हम चबाते तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द स्वॉलोइंग, जिसे को हम लोग डिग्लूटिशन भी बोला जाता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। ठीक है, माउथ से कहाँ जाएगा, वो स्टोमक में जाएगा। बीच में क्या है, ये आपका फूड पाइप, तो फूड पाइप्स होते हुए कहाँ जाएगा, आपके स्टोमक के पास। ठीक है, वाया फेरिंग्स एंड इसोफेगस, इसोफेगस मतलब आपका फूड पाइप है, इससे होते हुए कहाँ जाएगा, आपका स्टोमक में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच इज द प्रोड्यूस्ड इन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका कि ये आपका 18 का क्वेश्चन है, बताएंगे रेनिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा। ये आपका प्रोटियोलाइटिक है, नेम ही इंडिकेट कर रहा है। प्रोटियोलाइटिक मतलब ये आपके प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करेगा। प्रोटियोलाइटिक है मतलब ये आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। कौन सा प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोटीन मतलब केसिन, तो केसिन के ये आपका एब्जॉर्ब मतलब इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर? तो जब हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, आपका रेनिन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका, ठीक है, ये रेनिन वैसे आपका स्टोमक में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमक में। यदि इसका मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ, ठीक है, तो इट इज़ द प्रोड्यूस इन, तो ये किडनी होगा। यहाँ पर एक होता है रेनिन हार्मोन्स भी होता है जो कि आपके किडनी, तो एक आपका रेनिन, एक आपका हार्मोन्स होता है। ठीक है, एक आपका रेनिन एंजाइम होता है। तो रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है आपका स्टमक में, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। एक यहाँ पर जैसे ऑप्शन में तो स्टमक नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, किडनी आ जाएगा। ठीक है, तो किडनी बेसिकली एक रेनिन हार्मोन्स होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में इसको क्या होना चाहिए, रेनिन हार्मोन, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। आपने RS सिस्टम पढ़ा होगा, एंजियोटेंसिन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इस रेनिन का। ठीक है, वैसे जो इसकी मैं बात कर रहा था उसकी स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लेना, इस तरीका का कुछ स्पेलिंग होता है। ठीक है, रेनिन का ये आपके स्टोमक में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके स्टोमक में, बट यहाँ पर तो नहीं दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन आपसे लिया गया। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन में और भी समझ लेते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेनिन, तो देखिए रेनिन का काम क्या होता है, आपका
रेनिन बेसिकली एक हार्मोन्स है जो आपके किडनी से रिलीज होगा और इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन। ठीक है, देखते हैं इसका मेन सिस्टम क्या होता है। जैसे ही बीपी कम होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा तो आपका जो ये जो आपका जो किडनी है, किडनी क्या रिलीज कर देता है, रेनिन हार्मोन रिलीज कर देता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मैकेनिज्म को समझो। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपके किडनी के पास बहुत कम ब्लड आएगा, तो ब्लड उसके बाद आपका किडनी क्या करेगा, किडनी आपको सेंस कर लेगा, क्योंकि ब्लड फिल्टर होने के लिए किसके पास जाता है, किडनी के पास जाता है। और किडनी में यदि ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब किडनी समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं पे ब्लड का प्रेशर कम हो चुका है, जिसके वजह से किडनी क्या रिलीज करा देता है, आपका रेनिन हार्मोन्स। और ये रेनिन हार्मोन्स क्या करता है, आपका एंजियोटेंसिनोजन जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके लीवर में, तो इसको एक्टिवेट कर देगा और क्या बना लेता है, एंजियोटेंसिन 1। क्लियर हुआ। जैसे बीपी कम होता है, आपका किडनी आपके रेनिन हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा। रेनिन हार्मोन्स आगे चल के लीवर में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन, इसको एक्टिवेट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। फिर एंजियोटेंसिन 1 आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होगा, आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये इसका एसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, बीपी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगा। और इसी के वजह से एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, जो किडनी के ऊपर जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड, तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज होने के लिए आपको स्टिमुलेट कर देगा, एल्डोस्टेरॉन को। ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज करना स्टार्ट करा देगा, इसके कार्टेक्स वाले पार्ट से एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करा देगा। और एल्डोस्टेरॉन की वजह से सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा और फाइनली बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मेन काम समझ में आया एल्डोस्टेरॉन सिस्टम का, मतलब आपका रेनिन का काम देखिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है, या फिर बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराने में काफ़ी हेल्प करता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास, यदि शॉर्ट में बोलूँ तो। नेक्स्ट, which of the following is not the function of the kidney। अब यहाँ से यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये भी आपका बिल्कुल करंट का आपका MCPA 22 का क्वेश्चन है आपका, किडनी का इसमें से फंक्शन कौन सा नहीं है। तो देखिए पीएच का रेगुलेशन, ये बिल्कुल ये तो फंक्शन है आपका किडनी का। वेस्ट को रिमूव करना, वेस्टेज, तो यही इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। जितने भी आपके ब्लड में वेस्ट वाली चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, उन सभी चीज़ों को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर करना, ये काम होता है आपका किडनी का। तो ये भी इसका फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, ये गलत है, एंटीबॉडी का ये प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन आपके प्लाज्मा में होता है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, एंटीबॉडी का प्लाज्मा से होता है। प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करेगा बॉडी में, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब सी में मतलब इसका फंक्शन नहीं है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन आपका ब्लड का प्लाज्मा सेल्स करेगी, ना कि आपका किडनी। क्लियर हो गया। बाकी भी आप इसका काम देख सकते हैं। आयंस के लेवल को रेगुलेट करेगा ब्लड में। ठीक है, हार्मोन जैसा भी मैंने बताया, रेनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, आपका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, रेनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करके ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करेगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी इनको बाहर कर देगा यूरिन के फॉर्म में, और ब्लड के ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा, साथ ही साथ आपके शुगर लेवल को भी रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब किडनी का मेन काम होता है ब्लड में जो भी वेस्टेज चीज़ें होती हैं इनको फिल्टर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको शॉर्ट में हम लोग LFT टेस्ट, आपने रिपोर्ट कार्ड में जरूर पढ़ा होगा आपका LFT टेस्ट। तो इनमें से कौन सा LFT टेस्ट नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला देखिए थ्रोम्बिन टाइम, ये तो आपका LFT टेस्ट का ही पार्ट होता है, क्योंकि थ्रोम्बिन आपका क्या, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, आपका क्लॉटिंग फैक्टर, और ये कहाँ बनता है, आपके लीवर में बनेगा। ये कहाँ पर बनता है, लीवर में बनेगा। तो इसका पहले टाइम चेक किया जाता है। ठीक है, यदि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में टाइम लग रहा है, मतलब लीवर आपका प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन सही से नहीं बना रहा है। ठीक है, मतलब क्लॉटिंग टाइम में इसमें क्या देखते हैं, ब्लड के क्लॉट होने का टाइम देखते हैं। और यदि ब्लड क्लॉटिंग में थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा टाइम में हो रहा है आपका ब्लड क्लॉट, इसका मतलब लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, सही तरीके से आपका प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना रहा है, इस बात का इंडिकेशन होगा। SGPT SGOT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से तो पता चलता है जॉन्डिस का। ठीक है, जॉन्डिस मतलब बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज है कि डिक्रीज, या फिर हेपाटाइटिस
कोई लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह हो रही या फिर इन्फ्लेमेशन हो रही है, इस बात को पता लगाने के लिए क्या टेस्ट करते हैं, SGPT और SGOT। यदि इनका लेवल एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, तो इस बात का इंडिकेट करता है कि आपके लीवर में किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम आ गया है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया या फिर फैटी लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया है बॉडी में, मतलब लीवर में। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पूछ नॉट अ पार्ट ऑफ, तो ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी ये सब चीज़ें आपके LFT का पार्ट होते हैं। क्लियर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, आपका SGOT का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूटामिक ऑक्सलो एसिटेट ट्रांस एमिनेज, और इसी का दूसरा नाम क्या है आपका एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज, जिसको शॉर्ट में AST बोलते हैं। उसके बाद SGPT का फुल फॉर्म देख लीजिए, आपका ग्लूटामिक पार्विक ट्रांस एमिनेज, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को एल्कालाइन फॉस्फेट ALP भी बोला जाता है। और भी देखिए गामा ग्लूटाराइल ट्रांसफरेज, इसका भी लेवल को हम चेक करते हैं, आपका एक एंजाइम है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम नोट करते हैं, प्रोटीन एल्ब्यूमिन, इनका भी हम लोग लेवल को चेक करते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम तो रही, इसके बेस पे हम क्या अल्कालाइन ट्रांस एमिनेज, ये सब आपके एंजाइम्स हैं और इनके लेवल में कहीं पर फ्लक्चुएशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं पर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, इस बात का ये इंडिकेट करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन द अडल्ट कितना होना चाहिए, 19 का क्वेश्चन है, BSSC का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट कितना होना चाहिए आपका, 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया। ठीक है, ये आपका PCT, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया आपका नेफ्रॉन का, किसका स्ट्रक्चर हो गया, नेफ्रॉन का। तो यहाँ इसी को बोलते हैं बोमन कैप्सूल, और यहीं पर से आपका ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, ब्लड क्या होगा, फिल्टर, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। तो कि 1 मिनट में कितना, मतलब कितना ब्लड यहाँ से फिल्टर हो जाएगा, ये तो पूछ रहा है, तो 125 ml। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस क्या है आपका, फिल्टर यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड आएगा और 1 मिनट में कितना ब्लड यहाँ से फिल्टर हो जाएगा, 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में आपका इतना ब्लड फ्लो, इतना ब्लड आपका फिल्टर हो जाएगा। और यदि 24 घंटे की बात करूँ या 1 डे की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 180 लीटर। क्वेश्चन पूछ देगा, ये तो 1 मिनट का डेटा है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे पर डे की बात करेगा। डी का मतलब 24 आवर्स या एक दिन में, 1 डे में कितना ब्लड फिल्टर कर लेता है आपका किडनी, तो 180 लीटर। और इसमें से 99% को क्या कर लेता है आपका, लगभग इसका 180 में 178.5 लीटर, इतना लीटर को क्या कर लेगा, फिर से रीएब्जॉर्ब करा लेता है, फिर से क्या कर लेता है आपका रीएब्जॉर्ब। और ओनली 1 से लेकर 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर क्या बनता है, यूरिन बनता है। ठीक है, दिन भर में कितना होगा, पूरे 24 घंटे की बात करूं तो 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करेगा, उसमें से 99% तो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब 178.5 लीटर आपका फिर से बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और ओनली 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, इससे ज़्यादा होगा तो पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइव बाथरूम में ही चला जाएगा फिर। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम होगा, मतलब यदि इससे ज़्यादा होगा तो पर मिनट इतना याद रखना है, पर डे 180, ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, कितना फिल्टर करेगा, इसी के बात कर रहा है आपसे। नेक्स्ट, सीरम क्रिएटिनिन हेल्प इन द मेजरिंग द फंक्शन ऑफ, जो आपका सीरम क्रिएटिनिन है ये आपके किडनी के फंक्शन को टेस्ट करने के, एक होता है आपका सीरम क्लियरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, तो किससे रिलेटेड होता है, आपका किडनी के फंक्शन को और मेज़र करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, आपका क्लियरेंस टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्रिएटिनिन क्या होता है आपका, वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मसल। ठीक है, जो मसल वगैरह होती है इनकी ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं क्रिएटिनिन, और ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं दैट कम फ्रॉम द नॉर्मल वियर एंड टियर ऑन द मसल ऑफ द बॉडी। ठीक है, मसल ऑफ द बॉडी का एंड प्रोडक्ट होता है, इन्हीं के मेटाबॉलिज्म पे क्या बनता है, क्रिएटिनिन, और इसी का क्लियरेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट कंपेयर द क्रिएटिनिन इन द 24 आवर, मतलब यूरिन में किसका लेवल को चेक किया जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल को चेक किया जाता है 24 आवर्स, मतलब एक दिन में कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग आपका प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि आपका किडनी सही तरीके से चीज़ों को फिल्टर कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, 20 में क्वेश्चन आया था HBSSC में। तो क्या होता है आपका किडनी का फंक्शन यूनिट होता है आपका नेफ्रॉन होता है, लगभग 10 मिलियंस के करीब क्या होते हैं एक किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये फंक्शन यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। HAP में बात करूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, तो लंग्स का फंक्शन यूनिट क्या होता है, एल्वियोली। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन्स। ठीक है,
पूरे बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबके फंक्शनल यूनिट को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको, पूरे ओवरऑल बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल। हमारा पूरा बॉडी किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना हुआ है। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। ब्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो ब्रेन का फंक्शनल यूनिट होता है आपका न्यूरॉन। नेफ्रॉन नहीं होता है, न्यूरॉन। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेफ्रॉन। किडनी के फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। क्लियर, यही आपका मेन फिल्टर यूनिट है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था वोमेन कैप्सूल ये सब चीज़ों का, ठीक है, ये वाला आपका किडनी का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका किडनी का स्ट्रक्चर मतलब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें आपका एक वोमेन कैप्सूल होता है और बाकी आपका पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ये सब ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। एक होता है आपका डीसीटी, डीसीटी मतलब होता है आपका, ठीक है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। और ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं सीडी। सीडी मतलब होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सब पार्ट होता है और इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। जो आपको कप से दिख रहा है इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। और ये आपका किडनी का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। ये और डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपको वुमेन कैप्सूल, यहाँ से अफरेंट आर्टरी से आपको ब्लड आएगा, इससे फिल्टर होगा और जो फिल्ट्रेट होगा वो कुछ आपके फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और जो वेस्टेज चीज़ें होंगी वो आपके ट्यूब्यूल से होते हुए बॉडी से रिमूव हो जाएगा यूरिन के फॉर्म में। द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स लाई इन। देखिए अभी हमारे बात कर रहा था कि पीसीटी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपका एक ऊपर वाले को बोलते हैं आउटर लेयर को, ऊपर वाले को या आउटर लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इसका नेफ्रॉन को नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो पीसीटी कहाँ प्रेजेंट होता है, पीसीटी आपके इस कॉर्टेक्स वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है। आपको स्ट्रक्चर से और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, नीचे को बोलते हैं मेड्यूला वाला रीजन। तो इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में पीसीटी प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था आपसे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, ये आपका ट्यूब्यूल्स है और इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है, वोमेन कैप्सूल। मतलब ये आपका वोमेन कैप्सूल से जुड़ा होता है जस्ट पीसीटी, जो कि कॉर्टेक्स रीजन का पार्ट होता है। बाकी नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये सब नीचे वाले पार्ट में आपका लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके नीचे वाले पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका मेड्यूला, ठीक है। ऊपर वाले को कॉर्टेक्स, नीचे वाले को मेड्यूला, कि आपका नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल टर्म मीन्स, ठीक है, क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी। ट्रंक किसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दोनों हैंड दोनों लेग को यदि मैं छोड़ दूं आपको, ठीक है, ये आपका ट्रंक वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका ट्रंक वाला पार्ट, मतलब दोनों हैंड को यदि मैं छोड़ दूं तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। जिसमें मैं दोनों हैंड और दोनों, इसको तो बोलते हैं अपर लिम्ब, इसको बोलते हैं लोअर लिम्ब, इन दोनों को आप हटा दो तो क्या हो गया, ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि मेन पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंक। और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, जो क्लोज, जो ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है, ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा है। जो चीज़ पास होती है तो पास के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आपका क्लोज के लिए, नियर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका नियर के लिए हम लोग प्रॉक्सिमल यूज़ करते हैं। नियर के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रॉक्सिमल। और दूर के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो चीज़ हमसे इस ट्रंक से जो दूर है आपका, ठीक है, इसको लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका डिस्टल। तो डिस्टल मतलब फॉर, जो चीज़ें आपसे दूर हैं। जैसे ये देखो, देखिए यहाँ पर ये क्या है, मेरा हैंड क्या है आपका, ये मेरा ट्रंक है, ये वाला एरिया मेरा ट्रंक है। और इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, मतलब माई हैंड यहाँ पर क्या है, मेरा जो हैंड है वो क्या है, आपका डिस्टल पे है। अब क्या हो गया, प्रॉक्सिमल पे आ गया, ठीक है, मतलब हैंड अब प्रॉक्सिमल पे आ गया, ये आपका डिस्टल। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शनल टर्म से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हुआ इतना, जो कि एमपी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है। जो चीज़ें ट्रंक के पास होती हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका दूर हो गया, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये आपका डिस्टल है। और इस तरीके से आ गया, मतलब ये आपका पास आ गया, मतलब प्रॉक्सिमल है। जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये इससे बिल्कुल पास में है, ठीक है, इससे मेरा पार्ट है ट्रंक से, तो ये मेरा प्रॉक्सिमल है। लेकिन ये वाला पार्ट मेरा क्या है, डिस्टेंस पे है, तो इसको बोलेंगे डिस्टल। तो अब क्लियर हो गया, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। पोस्टीरियर मतलब होता है बैक साइड, पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, बैक साइड, और इंटीरियर मतलब होता है फ्रंट साइड। इसका मतलब बैक साइड होता है, इसका मतलब बैक साइड। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड पीछे की तरफ, और इंटीरियर मतलब सामने की तरफ। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ये आपके टर्मिनोलॉजी से। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका क्लोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल। तो पास से याद रखना, ठीक है, पास मतलब प्रॉक्सिमल, दूर मतलब डिस्टल। पास मतलब प्रॉक्सिमल, दूर मतलब डिस्टल।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये इसको ट्रंक बोलते हैं, जो बीच वाला है इसका क्या है, ये आपका ट्रंक है, मेन बॉडी है। ट्रंक मतलब इसका मेन बॉडी। तो देखिए ये वाला पास में है, इसके डिस्टेंस को बस देखना है आपको, ये इससे पास है, तो पास है तो इसके लिए क्या यूज़ किया है उसने, प्रॉक्सिमल यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या यूज़ किया उसने, डिस्टल वर्ड यूज़ किया हुआ है। ये देखिए बैक साइड को, पीछे साइड को पोस्टीरियर बोलते हैं, डॉर्सल बोलते हैं, मतलब बैक साइड, बैक साइड। और जो सामने की तरफ होता है इसको एंटीरियर बोलते हैं या फिर वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रंट को बोलते हैं, ये आपका फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने की तरफ। तो फ्रंट के लिए एंटीरियर, वेंट्रल या फ्रंट सिंपल में बोलो तो, बैक के लिए पोस्टीरियर, डॉर्सल या फिर बैक साइड। ऊपर वाले को क्या यूज़ करेंगे, ऊपर वाले के लिए जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है इसको क्रेनियल या फिर सुपीरियर, नीचे की तरफ को कॉडल बोलेंगे या फिर इन्फीरियर। यह टर्मिनोलॉजी है आपका। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इन द यूरिन इंडिकेट द प्रेगनेंसी, ठीक है। जो आपने प्रेगनेंसी किट देखा होगा तो वहाँ पर किस हार्मोन्स का लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका HCG, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे यही हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है यूरिन में और साथ ही साथ आपके ब्लड में। तो ब्लड में किसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपका, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये HCG हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है ब्लड और यूरिन में। तो यहाँ पर हम लोग जो किट यूज़ करते हैं ना, प्रेगा किट, तो प्रेगा किट जो प्रेगनेंसी किट होता है आपका, तो वहाँ पर इसी का लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है। यदि इस तरीके से यदि मैं किट की बात करूँ, देखिए किट देख सकते हैं, ये देखिए किट इस तरीके का किट है। देखिए प्रेग्नेंट होगा तो 2 आएगा आपका और नॉट प्रेगनेंसी में 1। यदि 2 लाइन आ गया मतलब प्रेग्नेंट है, मतलब HCl। अब HCG का लेवल क्यों चेक करें, तो HCG का लेवल देखिए क्या है, द प्रेगनेंसी टेस्ट मेजर द हार्मोन। जो प्रेगनेंसी टेस्ट में किसको मेजर किया जाता है, हार्मोन्स का, ठीक है, इन द बॉडी। उसको उस हार्मोन्स का नाम क्या है आपका, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको शॉर्ट में HCG, इसके लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है। देखिए HCG इज द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होता है, ये बात याद रखना है आपको। देखिए इट अपीयर इन द बॉडी के ब्लड में प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ यूरिन में होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, और इसी को चेक किया जाता है कंसेप्शन के कुछ दिन बाद, इसको चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से यदि 2 लाइन आ गया यहाँ पर तो प्रेग्नेंट है, 1 लाइन आया मतलब नॉट प्रेग्नेंट है। ये आपका प्रेगनेंसी किट का बारे में है। नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, ठीक है। टोटल मैं बात करूं तो आपका 32 फीट का होगा, ठीक है। जो माउथ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये माउथ से स्टार्ट होगा, ये आपका, ठीक है, ये आपका माउथ से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनल मतलब GIT की बात करें, ठीक है। ये आपका स्टमक, और स्टमक के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कहाँ पर लास्ट में जाएगा, एनस में जाएगा। कहाँ पर खुलेगा, लास्ट में एनस में, ठीक है। ये आपका जैसे माउथ हो गया, ये आपका ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, इसी को बोलते हैं फूड पाइप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप, इसको बोलते हैं स्टमक। ये आपका स्टमक, ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो चीज़ को हम स्मॉल बोल रहे हैं एक्चुअली में वही सबसे लेंदी होगा, ठीक है। टोटल आपका 32 फीट का होगा, 32 फीट का होगा। सेंटीमीटर में बात करूं तो लगभग 9 सेंटीमीटर के करीब होगा, ठीक है। GIT में बात करूं, एलिमेंट्री कैनल मतलब GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करें तो जिसका नाम सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन यही सबसे लॉन्ग है, और यही क्या है, लॉन्ग है। नेम स्मॉल है, ठीक है, लेकिन यही क्या है, सबसे लॉन्ग पार्ट होता है आपके GIT का। और ये जो आपका लीवर वगैरह होता है ये साइड में प्रेजेंट होता है, इसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है लीवर, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है पेंक्रियास। क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, स्टोमक, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। लीवर क्या होता है, साइड में प्रेजेंट होता है, GIT के साइड में प्रेजेंट होता है आपका लीवर, राइट साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर, सॉरी ये आपका मीटर में रहेगा ना, इसको सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, जो फीट में बोलूँगा तो 32 फीट, और ये 9 आपका मीटर होगा, ठीक है, 9 मीटर होगा करीबन।
ठीक है। अब इस 9 मीटर में आपका लगभग 6% मतलब 6.7% आपको यही कवर किया हुआ है। पूरा जीआईटी का यदि फीट में बात करूँ तो 32 फीट होता है, 9 मीटर का होता है। मीटर में बात करूँ तो सेंटीमीटर नहीं होता है, मीटर में होता है। और इसमें का लगभग आपका 6.7 मीटर को किसने कवर किया हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन ने ही कवर किया हुआ है। क्लियर हुआ? इतने पॉइंट जो है आपका, देखिए फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो पूरा माउथ से स्टार्ट हुआ था आपका जीआईटी, ठीक है, और ख़त्म कहाँ पर होगा? एनस में ख़त्म होगा। तो टोटल इनमें 9 सेंटीमीटर, 9 आपका मीटर कितना में होगा? 9 मीटर। टोटल यहाँ से यहाँ लेंथ कितना होगा? 9 मीटर। इसमें से लगभग आपका 6.7 मीटर किसने कवर किया हुआ है? इसने स्मॉल इंटेस्टाइन ने कवर किया हुआ है। सोच सकते हैं कितना बड़ा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और आपके फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, या कंप्लीट एब्जॉर्प्शन आपका फूड का कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होगा, जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। लार्ज सरफेस एरिया होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ से यदि आपका फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो फिर उसका कभी डाइजेशन नहीं होगा, वो पहुँच जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के पास और फिर फीकल मटेरियल के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो जितना कंप्लीट एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, चीज़ें कहाँ चला जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन से होते हुए फिर ये आपका बॉडी से बाहर चला जाएगा फीकल मटेरियल के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज़ द लीवर सिचुएटेड। अभी तो देखिए आपने, देखिए लोकेशन देखिए लीवर कहाँ प्रेजेंट है। ये आपका स्टमक है और स्टमक के राइट साइड में आपका क्या प्रेजेंट होता है? इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो यहीं पर प्रेजेंट होता है राइट साइड में आपका लीवर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका इन फ्रंट ऑफ द लीवर, ये वाला इसका अपर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इन फ्रंट की बात करें, सामने में तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर है? अपर पार्ट में है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो लीवर का सिचुएशन क्या होगा कि ये जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है, डायग्राम में देखिए तभी आपको क्लियर होगा। यहाँ पर है तो इसके देखिए अपर पार्ट में है ना, अपर पार्ट में, तो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। क्लियर? जैसा कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये लंग्स है हमारा, लंग्स के लेफ्ट साइड में आपका हार्ट है, और यहाँ पर क्या है? बीच में आपका एक डायफ्राम है, और डायफ्राम के नीचे में क्या है आपका? एक साइड में आपका स्टमक है। स्टमक के बगल में क्या प्रेजेंट है? स्टमक के बगल में आपका, ठीक है, लेफ्ट साइड में स्टमक के बगल में आपका स्प्लीन प्रेजेंट है, जिसको ब्लड बैंक बोलते हैं। और इसके इट साइड, राइट साइड में स्टमक के क्या है? आपका लीवर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यह हमारा लीवर, यह हमारा क्या है? यह हमारा लंग्स, लंग्स के लेफ्ट साइड में यहीं पर क्या होता है? आपका लीवर, और बीच में बाउंड्री के रूप में क्या है? आपका डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे से स्टार्ट हो जाता है आपका एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी के एक साइड में आपका क्या है? स्टमक, स्टमक के राइट साइड में आपका लीवर है, और उसके लेफ्ट साइड में क्या है? आपका लेफ्ट साइड में इसका स्प्लीन है। इसके और नीचे जाओगे यहाँ पर तो यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा? पैंक्रियास। स्प्लीन के थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पैंक्रियास। तो पूरा लोकेशन आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ों का। इसोफेगस, ठीक है, कनेक्ट। इसोफेगस मतलब आपका ये वाला फूड पाइप को बोलते हैं, ठीक है। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, जो कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। वैसे इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है, ये वाला पाइप। इसी से आपका फूड कहाँ जाएगा? माउथ से कहाँ जाता है? आपके स्टमक पे जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स टू द स्टमक, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर आपका क्या है? फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स से स्टमक तक का कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये देखें ये आपका लेरिंग्स, यहाँ पर जो वाइस बॉक्स है आपका, लेरिंग्स के बाद आपका ये कनेक्ट होता है किससे? स्टमक से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मैकेनिकल डाइजेशन बिगनिंग इन द, ठीक है, मतलब आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो डाइजेशन प्रोसेस आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो माउथ से आपका क्या प्रेजेंट होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि आपके स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोन डी पीते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, क्योंकि मतलब माउथ रीजन से ही टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का डाइजेशन करते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, ठीक है। बाकी मैं प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक से स्टार्ट होगा, और बाकी लिपिड वगैरह का डाइजेशन में और भी टाइम लगता है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फूड दैट इंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक इज कॉल्ड, ठीक है, जो फूड आपके इंटेस्टाइन से, स्टोमक से, ठीक है, इंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
ये जैसे आपका GIT, ये आपका स्टोमक और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सुनिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि आपसे दो आपका फूड मटेरियल, कोई फूड मटेरियल आपके स्टोमक से क्या बोल रहा है, आपका स्टोमक से कहाँ इंटर करता है आपके, ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब स्टोमक से ये आपका यहाँ पर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है काइम। इस फूड मटेरियल को अब क्या बोलते हैं, जो स्टोमक से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, इस फूड का नाम क्या होता है, काइम। इस फूड का नाम क्या होता है, काइम। और एक बात याद रखो, जब हम माउथ से कुछ चीज़ ले रहे हैं, माउथ से आपने फूड लिया और ये फूड कहाँ पहुँचा, आपके स्टोमक में पहुँचा, तो अब इसको हम लोग फूड नहीं बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, बोलस। बोलस। एक बार आपने खाना खाया, खाना को चबा लिया और ये आपका स्टोमक में पहुंचा, तो माउथ से लेकर स्टोमक तक के फूड को क्या नाम देखते हैं, बोलस बोलते हैं। और जब ये आपका स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तब फूड का नाम बदल जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, काइम। तो दोनों अलग चीज़ें होते हैं। बोलस मतलब जब आप खाओगे और ये आपके इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाएगा, उस टाइम तक आपके फूड को हम फूड नहीं बोल के बोलस बोलेंगे। और जब ये आपका, अब ये क्या बन गया, इसमें HCl मिल गया, मतलब एसिडिक हो गया आपका फूड, अब ये जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर इसको बेसिक इन्वायरमेंट मिलेगा, तब इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, काइम हो जाएगा। क्लियर। तो बोलस काइम में डिफरेंस समझ में आ गया। विच पार्ट ऑफ द लार्जर इंटेस्टाइन स्टोर द टेम्परेरी फीसेस। ठीक है, तो फीसेस को स्टोर करने वाला काम ये कौन करता है, आपका रेक्टम। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेक्टम। ये रेक्टम किसका पार्ट होता है, आपका लार्जर इंटेस्टाइन का। तो यहीं पर टेम्परेरी तौर पे फीकल मटेरियल का स्टोरेज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा आपको चीज़ें। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो देखिए जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब लास्ट पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। इलियम के बाद क्या चालू हो जाता है, आपका लार्जर इंटेस्टाइन। तो इसका देखिए नाम क्या है, आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। कोलोन मतलब आपका लार्ज इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन। ऐसा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, एक आपका ट्रांसवर्स लाइन है तो इसको बोलते हैं हम लोग आपका ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे की तरफ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका असेंडिंग, ट्रांसवर्स, और फिर नीचे आ गया मतलब डिसेंडिंग। अब उसके बाद ये आपका एस शेप का नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्माइड कोलोन। जो एस शेप का नजर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, सिग्माइड कोलोन। और इसके बाद यहाँ पर एनस से जस्ट पहले क्या प्रेजेंट होता है, आपका रेक्टम। एनस से पहले क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टम। और इसी रेक्टम में कुछ टाइम के लिए फीकल मटेरियल क्या होता है, आपका स्टोर होता है। क्लियर हो गया। और यहाँ से आपका ये सबसे लास्ट पार्ट होता है एनस, यहीं से आपका फीकल मटेरियल बॉडी से रिमूव होता है, आपका डिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, रेक्टम होल्ड द फीकल मटेरियल अवेटेड एलिमेंट्री बाय द डिफिकेशन। डिफिकेशन से पहले, डिफिकेशन के पहले मतलब बॉडी से फीकल मटेरियल को आउट होने से पहले कुछ टाइम तक इसका स्टोरेज किया जाता है आपके रेक्टम पे। नेक्स्ट, द एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में मतलब पैंक्रियास में कौन से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर याद रखने का तरीका है आपको लेट नाम से याद रखना। कैसे याद रखोगे, लेट, जो आपके पैंक्रियास में प्रेजेंट होगे। पैंक्रियास में क्या प्रेजेंट होगा, पैंक्रियास में आपका पैंक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और उनको याद रखने का तरीका क्या है, लेट नाम से आपको याद रखना है। ठीक है, एल से क्या हो जाएगा, एल से लाइपेज याद रखो। एल से क्या याद रखना है आपको, लाइपेज। ए से आप याद रखो, ए से एमाइलेज याद रखो। और टी से आप लोग ट्रिप्सिनोजन याद रखो, या फिर इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन आपका इनएक्टिव फॉर्म है और इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, आपका ट्रिप्सिन। तो लेट नाम से आपको याद रखना है पैंक्रियाटिक जूस का। पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होंगे, पैंक्रियाटिक आपके एंजाइम प्रेजेंट होंगे जिनको याद रखना है आपको लेट नाम से, जो कि लेट नाम से जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। लाइपेज एंजाइम लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। याद नहीं आएगा तो ऐसे याद रख लेना, पी मतलब प्रोटीन। पी मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन,
एल मतलब लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और बचा क्या, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, स्पेशली स्टार्च की मैं बात करूं तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड अकर इन, ठीक है, कंप्लीट आपका एब्जॉर्प्शन मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन या फिर बोले कंप्लीट डाइजेशन, उसके बाद आगे कोई भी डाइजेशन होने वाला नहीं है। तो कहाँ पर होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इसका मैं आंसर की बात करूँ, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और इंटेस्टाइन का पार्ट क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, इलियम, इलियम में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपके इलियम वाले पार्ट में, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। सबसे टॉप वाला पार्ट को डियोडिनम, बीच वाले पार्ट को जेजुनम, और इसके एंड पार्ट को क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। और इलियम में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है आपका फूड का। यहाँ से यदि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया तो फिर उसका मतलब यहाँ से उसका डाइजेशन नहीं हो पाया उस फूड का, तो उसका डाइजेशन नहीं होगा। और जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को फीकल मटेरियल बना के बॉडी से रिमूव करना, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे डाइजेशन की बात करें तो इलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द एनाटॉमिकल ऑर्डर वुड बी, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको ऑर्डर बताना है। जैसे अभी मैंने बताया, सबसे पहले क्या होता है आपका डियोडिनम, डियोडिनम के बाद ये सी टाइप से होता है आपका, उसके बाद बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जेजुनम, और सबसे लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इलियम। ये आपका इनका स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टमक के बाद स्टार्ट हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। तो यहाँ पर जो सी टाइप से नजर आ रहा है इसको बोलते हैं डियोडिनम, ये बीच वाला पार्ट इसको बोलते हैं जेजुनम, और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इलियम। और इलियम के बाद क्या चालू हो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। फूड एंड काइम, काइम का मतलब समझ में आ गया आपका, जो स्टोमक से कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड एंड काइम आर द पुश्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय, ठीक है। तो किसके थ्रू जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेरिस्टेल्सिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्टेल्सिस। आप जैसा ऐसा खाना खाओगे तो डायरेक्ट स्टमक में नहीं चला जाता आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, एक पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। जैसे आप खाना खाओगे तो ये आपका फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में 3 से 4 घंटा तक क्या करता है, आराम करेगा। आपका फूड में 3 to 4 आवर्स कहाँ तक रेस्ट करेगा, इसका स्टोमक पे रुकता है, ठीक है, आपका फूड। उसके बाद यहाँ से ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पर उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद फिर हो जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसमें टाइम लगता है डाइजेशन, ऐसा नहीं कि 10 मिनट में डाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डाइजेशन में आपको टाइम लगता है। तो आप जैसे खाना खाओगे डायरेक्ट एनस में नहीं आता है, बात याद रखना। जैसे आप कुछ खाना खाओगे नहीं, माउथ से सीधा एनस में नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, एक पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी चीज़ें क्या होती हैं, टाइम के साथ आपकी मूव करती हैं, ठीक है। पहले यहाँ से माउथ से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा, 3 to 4 आवर यहाँ पर होल्ड करेगा। इसके बाद फिर किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर क्यों हेल्प करते हैं इनको डाइजेशन में, डाइजेस्टिव इंजाइम, डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पर लीवर इसमें क्या मिला देगा, आपका बाइल जूस। तो यहाँ पर पेंक्रियास, यहाँ पर से क्या मिला देगा, इसमें पेंक्रियाटिक जूस। तो इस तरीके से आपका एक स्लो मोशन में आपका क्या होता है, डाइजेशन होता है। और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। और यही पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट मतलब क्या होता है, जीआईटी का मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टेल्सिस को मैं सिंपल से बोलूँ तो ये समझ लो, ये जीआईटी का मूवमेंट है। पेरिस्टेल्सिस मतलब जीआईटी का मोटिलिटी बोलो, मोटिलिटी। और यदि यही मोटिलिटी ज़्यादा हो गया तो, जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा हो गया तो डायरिया करा देगा, ठीक है। और कम हो गया तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट का कम होना मतलब कम हो जाएगा मतलब कॉन्स्टिपेशन, कब्जे की प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगा मतलब डायरिया, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यही होता है आपका, ठीक है। मास्टिकेशन मतलब चबाना, इसको तो अंदर लेना, एसिमुलेशन मतलब उसका उससे एनर्जी मिलना। तो ये सब तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका जीआईटी के वॉल है, ये थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर मूव करेगा, ठीक है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो देखिए धीरे धीरे से आपका जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के थ्रू आपका फूड नीचे की तरफ पुश हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन इज द नॉट प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
क्या क्वेश्चन पूछा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो एचसीएल का तो रिलीज होगा, पेप्सिन का भी रिलीज करता है, रेनिन का भी रिलीज होता है। ठीक है, स्पेलिंग देखो यहाँ पर डबल एन है, तो डबल एन है मतलब ये आपका स्टोमक में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो सिंगल एन होता मतलब ये आपका एक हार्मोन होता है जो कि आपका किडनी से रिलीज होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो आपका रेनिन है ये एक एंजाइम है जो कि आपके मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ये बात आपको याद रखना है। मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, केसिन प्रोटीन, तो ये आपके केसिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा आपका रेनिन। ठीक है, एक होता है स्पेलिंग रेनिन, ये एक हार्मोन है जो आपका किडनी से रिलीज होता है। ये कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये आपके किडनी से, और यही आगे चल के किसको रेगुलेट करता है, बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इस रेनिन हार्मोन्स का, जो किडनी रिलीज करता है। और ये आपका ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके स्टोमक में प्रेजेंट होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्टोमक में। पेप्सिन ये भी स्टोमक में प्रेजेंट होता है जो कि आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। एचसीएल का काम क्या होता है, जो बैक्टीरिया वायरस हमारे फूड मटेरियल में होते हैं इनको खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, तो और सीबम इसका गलत आंसर होगा क्योंकि नॉट पूछा है ना आपसे, नॉट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सीबम। ये सीबम जो होता है वो आपका सीबेसियस ग्लैंड से रिलीज होगा। ये कहाँ से रिलीज होता है, सीबेसियस ग्लैंड से, जो स्किन को हाइड्रेट करने में काम करता है। ठीक है, देखिए सीबम इज द ऑयली सब्सटेंसेस। सीबम क्या होता है आपका, एक ऑयली सब्सटेंसेस होता है। सीबम एक ऑयली सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस इन द सीबेसियस ग्लैंड, जो कौन बनाता है, सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम होता है स्किन के सरफेस को क्या करना, प्रोटेक्ट देने का काम है, मतलब मॉइस्चराइज रखने का काम करता है हमारे स्किन को। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है, वैसे ही उसी के पास क्या प्रेजेंट होता है आपका सीबेसियस ग्लैंड, जो कि एक ऑयली सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं सीबम, जिसका काम होता है ये हमारी स्किन को डिहाइड्रेट होने नहीं देती है, ड्राइनेस होने नहीं देती है, इसे प्रिवेंट करती है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंटेस्टिनल विलाई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विलाई। विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और इसका मेन काम होता है इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो पाए। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तभी तो बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मैक्सिमम चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो क्या बोला, इट इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन, तो पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये आपके एक लार्ज सरफेस एरिया बढ़ाएगा, मतलब सरफेस एरिया को इंक्रीज करा देगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फूड मटेरियल का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से एक विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये आपके लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, कुफर सेल फाउंड इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कुफर सेल कहाँ मिलते हैं, तो कुफर सेल आपके लीवर में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, लीवर में मिलते हैं। और इनका काम क्या होता है, कुफर सेल क्या होते हैं, ये आपके फेगोसाइटोसिक सेल होते हैं। ठीक है, मान सकते हैं, जो आप क्या देखिए कुफर सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके कुफर सेल आपके लीवर में प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, ये इसी को लीवर फेगो माइक्रोफेजेस बोलते हैं या फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं, जो भी टॉक्सिन चीज़ें होती हैं आपके, इनको ये खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन वगैरह से बचाने का काम करती हैं आपके लीवर को। ठीक है, लीवर में ये प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, ये मैक्रोफेजेस का काम करते हैं। मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब जो बैक्टीरिया वायरस होंगे, ठीक है, इनको किल्ड करने का काम करता है ये। ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट इनेट इम्यून सेल होता है। ठीक है, जो कि आपका प्रोटेक्ट करेगा लीवर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ द लिवर कून आर फाउंड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ द लिवर कून्स आर फाउंड इन, तो कहाँ मिलता है, ये आपके इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको देखिए, इसका काम क्या होता है। ठीक है, ये आपका म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी इस वेलाई के बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या होता है, आपके इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन करना। ठीक है, जैसे विलाई का काम क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में
इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इस वेलाई का काम क्या था, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता था ताकि बहुत सारे फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो पाए। और यदि हम लोग आपका क्रिप्ट ऑफ द लिबर कून की बात करें तो इसका काम क्या होता है, ये आपका एक सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन करेगा। और उस इंटेस्टिनल जूस में आपके बहुत सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइक आपका माल्टेज, लैक्टेज, माल्टेज जो कि माल्टोज का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, लैक्टेज जो कि लैक्टेज के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, इरेप्सिन जो कि आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके के आपके हार्मोन, आपके इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस इंटेस्टिनल जूस में, जो कि आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर, फूड मटेरियल के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द एलिमेंट्री, मतलब एलिमिनेटिंग बाय द एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर यूरिया ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनता है। यूरिया भी आपका, ठीक है, अमोनिया को ही यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये अमोनिया है, इसी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में। आपके लीवर में कौन सा साइकिल चलता है, आपके लीवर में चलता है यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल। और ये यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया, जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी में, ज़्यादा टाइम तक, और आप ज़्यादा टाइम तक आपकी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं करेगी, तो ये अमोनिया को यूरिया में बदल जाता है यूरिया साइकिल के थ्रू, ठीक है, जो कहाँ पर चलता है, आपके लीवर में। यूरिक एसिड, तो क्रिएटिनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, क्रिएटिनिन नहीं है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्ब होता है, थर्ड स्टेप होता है आपका सिक्रेशन। तो 3 स्टेप होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट, सेकेंड होता है आपका रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है आपका सिक्रेशन। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी ब्लड होते हैं वो आपके एफरेंट, ठीक है, एफरेंट आर्टरी के थ्रू कहाँ पर आते हैं, आपके ग्लोमेरुलर फिल्टर के पास, वुमेन कैप्सूल के पास आएंगे। यहाँ पर से आपके एब्जॉर्ब, आपके यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे, और जो भी ब्लड यहाँ से फिल्टर हो जाएगा, अब ब्लड में जो भी वेस्ट चीज़ें होंगी वो आपका इस फिल्ट्रेट में आ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, और ब्लड को वापस भेज दिया जाता है आपके एफरेंट आर्टरियल्स के थ्रू। और उसके बाद जो आपके ब्लड में जो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, लाइक आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल, जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, इनको फिर से इस पीसीटी रीजन के थ्रू इनको क्या करा लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब करा लिया जाता है। और कुछ चीज़ें जो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो ये आपके सिक्रेशन के थ्रू डायरेक्ट आपके ट्यूब्यूल्स में आते हैं और यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से रिमूव होते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड आपका रीएब्जॉर्प्शन, मतलब रीएब्जॉर्प्शन, इसेंशियल चीज़ों को रीएब्जॉर्प्शन करा दिया जाता है, और थर्ड आपका सिक्रेशन, ठीक है। द ट्राइगोन इज द एरिया लोकेटेड विथ इन द, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका ट्राइगोन इज द एरिया लोकेटेड विथ इन, किस कहाँ पर होगा। ये जो आपका ट्राइगोन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर का ये पार्ट होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका ट्राइगोन जो है, जो कि आपका इंटरनल, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस में प्रेजेंट होता है, उसी के आसपास प्रेजेंट होता है आपका ट्राइगोन, जो कि आपका यूरिनरी ब्लैडर का इंटरनल पार्ट होता है। लोकेशन पूछ रहा था ट्राइगोन क्या होता है करके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंक्लोज द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस को किसने इंक्लोज किया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका वुमेन कैप्सूल, जो हमने बताया हुआ था आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ द नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। तो इसको इंक्लोज करके कौन रखा हुआ है, आपका वुमेन कैप्सूल। किसने रखा हुआ है, वुमेन कैप्सूल ने, ठीक है। द रीनल ट्यूब्यूल्स वुमेन कैप्सूल इंक्लोज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है, इट इज द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरी, ठीक है, जो कि फिल्टर का काम करते हैं। और इसको इंक्लोज किसने किया हुआ है, वुमेन कैप्सूल ने। नेक्स्ट, व्हाट इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं उनको फिर से रीएब्जॉर्ब करा लेना होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द रीनल फिल्ट्रेट बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब जो फिल्ट्रेट है उसमें से फिर से चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करा लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब करा लेना। तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर।
कि जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, जो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जो आपके, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है इसने तो सबको फिल्टर कर दिया, लेकिन जो चीज़ें इसेंशियल होती हैं हमारे बॉडी में वो रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू आपके बॉडी में फिर से ब्लड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, द कंडीशन वेयर द यूरिया एक्यूमुलेट इन द ब्लड, तो आपका यूरिया का ब्लड में एक्यूमुलेट होना ही क्या होता है, आपका यूरेमिया, इसको टर्मिनोलॉजी दिया जाता है यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या होता है आपका, जब यूरिया किस में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, आपके ब्लड में। जब आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर या किसी वजह से लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यूरिया का सही तरीके से आपका, या फिर किडनी सही तरीके से फेल हो गया आपका, यदि किडनी फेल हो जाएगा तो किडनी क्या है आपका, यूरिया का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म मतलब प्रॉपर उसका एक्सक्रेशन नहीं कर पा पाएगा, जिसकी वजह से यूरिया के लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरीमिया। ग्लाइकोसो यूरिया मतलब क्या होता है, यूरिया में ग्लूकोज का दिखना, जो इस बात का इंडिकेट करता है कि पेशेंट कहीं ना कहीं पर डायबिटीज से सफ़र कर रहा है। एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्लाइकोसोरिया, इसका भी मैंने मतलब बताया है, मतलब आपके यूरिन में किसका लेवल दिखना, आपका शुगर का लेवल दिखना, जो इंडिकेट करता है डायबिटीज मेलिटस को। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करेगा, डायबिटीज मेलिटस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू द कंडीशन फ्रॉम द आरबीसी इन द यूरिन, जब आरबीसी रेड ब्लड सेल का लेवल इंक्रीज होता है यूरिया में तो इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हीमेटोन यूरिया, हीमेटो यूरिया। हीमेटो यूरिया मतलब यूरिन में क्या दिखना, आपके हीमोग्लोबिन या फिर बोल सकते हैं आरबीसी का दिखना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फोचेट टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द, ठीक है, जो फोचेट टेस्ट होता है ये किसका डिटेक्शन में हेल्प करता है, ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, फोचेट टेस्ट किसके डिटर्मिनेशन में डिटेक्शन में हेल्प करता है, यूरिन में, तो ये बाइल साल्ट का डिटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, बाइल साल्ट। क्लियर हुआ, तो फोचेट टेस्ट होता है जो कि आपके बाइल साल्ट का यूरिन में अपीयरेंस होगा, तो इस बात को इंडिकेट करता है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन होने पर इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका बिलीरुबिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिलीरुबिन। ठीक है, जैसे यूरिया किसका एंड प्रोडक्ट होता है, अमीनो एसिड का एंड प्रोडक्ट, यूरिक एसिड आपका प्यूरिन या फिर न्यूक्लिक एसिड का एंड प्रोडक्ट, क्रिएटिनिन आपका मसल का एंड प्रोडक्ट होता है उसका मेटाबॉलिज्म का, अब बिलीरुबिन आपका हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज द रेगुलेटेड बाय, तो मैंने आपको रास सिस्टम बताया हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वहां पर मैंने बताया था आपका एल्डोस्टेरॉन और आपका, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन यूरिन के लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, तो एल्डोस्टेरॉन और एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा, तो ये दोनों आपके ब्लड को, इन दोनों आपके यूरिन के लेवल को रेगुलेट करेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका, विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पुशिंग यूरिन फ्रॉम द यूट्रस टुवर्ड द ब्लैडर, तो ये होता है आपका पेरिस्टेल्सिस कंट्रैक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, पेरिस्टेल्सिस कंट्रैक्शन की वजह से आपका यूरिन ब्लैडर से यूरिन यूरेटर्स के थ्रू, मतलब यूरेटर्स के बाद ब्लैडर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है आपका। क्लियर, चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आपका हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिन सिस्टम से जो आपके प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, और हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपके आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।